हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट से फिल किए हैं फॉर्म, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही थी। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऋण पर धारक हैं डिबेंचर्स होल्डर्स आर डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल यूजर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पूंजी। बिना कैपिटल के किसी भी कंपनी को शुरू नहीं किया जा सकता। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस कैपिटल को लेने के लिए कंपनी क्या करती है, क्योंकि अगर एक प्राइवेट कंपनी है या एक छोटी कोई कंपनी है तो वहां पर तो हम कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, वहां पर क्या रहता है कि हमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है। तो किसी एक व्यक्ति के पास पॉसिबल नहीं होता है इतनी कैपिटल का होना, तो वहां पर कंपनी क्या करती है, और जो उसके सोर्सेज होते हैं और तरीकों से कैपिटल को कलेक्ट करती है। वो कौन से तरीके हो जाते हैं, शेयर्स जारी करती है, डिबेंचर्स को जारी करती है, लोन्स लेती है, कई आपके तरीके हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अब शेयर्स क्या हो जाते हैं, डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके ऋण पत्र धारक हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी कि जब कंपनी ऋण लेती है उसके लिए जो एक प्रमाण पत्र देती है, जो ऋण पत्र कहलाता है, डिबेंचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर वो ऋण पत्र धारक जो होगा वो कंपनी का क्या होता है, कि उस कंपनी का देनदार होता है, लेनदार होता है, एक बाहरी उपयोगकर्ता होता है, या फिर कंपनी का स्वामी होता है, मालिक होता है। तो ऋण पत्र धारक क्या हो जाता है, कंपनी का लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र इंगित करते हैं, डिबेंचर्स इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर्स शेयर इन ए कंपनी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जो ऋणपत्रधारी होते हैं, ऋणपत्र होते हैं, वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं कि किसी कंपनी का अल्पकालिक उधार कितना है, किसी कंपनी में निवेशकों के अंश कितने हैं, समता अंशधारियों का निवेश कितना है, या फिर किसी कंपनी का दीर्घकालिक ऋण कितना है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स होंगे वो इंडिकेट करते हैं कि डिबेंचर्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, दीर्घकाल के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स होंगी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं एक कंपनी की। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जिस तरह से आपकी करेंट एसेट और फिक्स एसेट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, इसी तरह से कैपिटल में भी रहता है कि कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है और कुछ शॉर्ट टर्म होती है। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र में ब्याज देय होता है, इन डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट द फर्म प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। तो जो ऋण पत्र होते हैं उनमें जो ब्याज दिया जाता है वो किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा होता है, जो फर्म का एक प्रॉफिट हो रहा होता है, उस पर चार्ज किया जाता है, चार्ज अगेंस्ट द फर्म प्रॉफिट। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है, जो डिबेंचर का आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट से कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा अक्सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो ईबीआईटी या ईबीटी होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूंगी, तो इससे और वीडियोस आएंगे उसमें। वहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो प्रॉफिट से दिया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी किसके लिए योग्य है, द ओनर ऑफ द डिबेंचर इज क्वालिफाइड फॉर फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, कंपनीज वोटिंग राइट, फॉर्म प्रॉफिट शेयर, फिक्स्ड डिविडेंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो एक ऋण पत्रधारी होगा जिसने की डिबेंचर्स लिए हैं कंपनी के, तो उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो डिबेंचर होल्डर जो होगा वो किस चीज के लिए क्वालिफाई होता है, कि निश्चित दर पर ब्याज पाने के लिए, कंपनी में मताधिकार के लिए, फर्म के लाभ में हिस्से के लिए, निश्चित लाभांश के लिए। तो यहाँ पर जो फर्म के लाभ का हिस्सा होता है तो वो तो लाभांश के तौर पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, समतांशधारी होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो निश्चित दर से ब्याज मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है। जब भी डिबेंचर्स की बात आती है तो साथ में एक रेट उसके लगा रहता है, एक फिक्स रेट होता है। जिस टाइम डिबेंचर्स को आप परचेज करते हैं उसी वक्त ये भी डिसाइड हो जाता है, उसी टाइम ये भी डिसाइड हो जाता है कि कितनी रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में उसकी परसेंट जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर जो ऋण पत्रधारी होते हैं एक निश्चित दर से, एक फिक्स रेट से
इंटरेस्ट पाने के लिए क्वालिफाई होते हैं। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी कंपनी के मताधिकार जो वोटिंग राइट्स होता है ये सब समतांशधारियों को दिए जाते हैं। ये एक निश्चित लाभांश है या फिर फर्म में लाभ का हिस्सा है, ये सब एक अंशधारियों को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट किस प्रकार का खाता है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ डैश, करेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यानी कि जब हम एंट्रीज करते हैं, जो डिबेंचर्स हम इशू करते हैं उससे रिलेटेड जब एंट्रीज की जाती हैं, वहां पर जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है? क्योंकि आपको पता है जितनी भी आप जनरल एंट्रीज करते हैं वो 3 अकाउंट जो आपके मेन होते हैं उन्हीं के बेसिस पे की जाती हैं। कौन से अकाउंट होते हैं 3? जो पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है और रियल होता है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट होगा? वो हो जाता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं वही रूल आपके इसमें भी लागू होते हैं, इस पर भी लगाए जाते हैं। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किसको डेबिट किया जाता है, किसे क्रेडिट किया जाता है, गिवर को डेबिट करेंगे या फिर जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे? तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र जारी करने पर छूट का स्वरूप किस प्रकार का होता है? द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ डैश, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, नन ऑफ द अबव। तो आपने पूंजीगत हानि, राजस्व हानि या फिर अस्थगित राजस्व व्यय के बारे में पढ़ा होगा। इस पर एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगी जहां पर आप लोग को इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पूंजीगत और आयगत। कई जगह कंफ्यूजन होती है कि कौन से पूंजीगत व्यय होंगे, कौन से आयगत होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। इस पर एक सेपरेट वीडियो आपकी आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा है कि जब हम डिबेंचर्स को जारी करते हैं तो वहां पर जो इशू करने में हम उसे डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिस्काउंट किस तरह का उसका नेचर रहता है? तो वो हो जाता है पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, इस वजह से ये कैपिटल लॉस माना जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्र जारी करने पर हानि को माना जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, आपकी जो पूंजीगत हानि है, कैपिटल लॉस है। अब ये पूछ रहा है इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जब अपने अकाउंट्स में हम इसको दिखा रहे हैं तो वहां पर हम इसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या मानते हैं, संपत्ति मानते हैं या फिर दायित्व मानते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल एसेट, करंट लायबिलिटी। जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर आपकी एक साइड लायबिलिटी आती है, दूसरी साइड एसेट आ जाती है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट हम डालते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स डालते हैं, करंट एसेट डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। जब हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स डालते हैं तो वहां पर हम इसको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रिटर्न ऑफ धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाता है कंपनी इसको रिटर्न ऑफ करती जाती है। तो यहाँ पर इसे हम जो आपका एसेट साइड है वहां पर दिखाते हैं। किस साइड में दिखाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित ऋणपत्र को क्या कहा जाता है? सिक्योर डिबेंचर्स इज नोन एज मोर्टगेज डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं, जो ऋणपत्र होते हैं वो भी आपके कई तरह के होते हैं, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, सुरक्षित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, कई तरह के रहते हैं। यहाँ पर जो पूछ रहा है जो सुरक्षित ऋणपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कि उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है? तो यहाँ पर जो सुरक्षित ऋणपत्र होते हैं, बंधक ऋणपत्र, परिवर्तनीय ऋणपत्र, असुरक्षित ऋणपत्र, वो कहलाते हैं बंधक ऋणपत्र या फिर मोर्टगेज डिबेंचर्स। यानी कि सिक्योर डिबेंचर का मतलब ये है कि उसपे कोई भी एसेट जो कंपनी की होती है वो प्रभार के तौर पर रखी हुई होती है कि अगर कंपनी उनकी जो डिबेंचर्स है उनका जो भी अमाउंट है वो नहीं चुका पाती है तो वहां पर जिस संपत्ति के को रख करके सिक्योरिटी के लिए उनको डिबेंचर्स दिए गए थे उस संपत्ति से या उस संपत्ति को सेल करके उसका अमाउंट निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर एक आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरक्षित ऋणपत्र को क्या कहा जाता है? अनसिक्योर डिबेंचर्स इज नोन एज सिंपल डिबेंचर्स, मोर्टगेज डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है जो असुरक्षित ऋणपत्र है वो क्या कहलाएंगे? अभी आपने सुरक्षित के बारे में जाना कि उन्हें मोर्टगेज डिबेंचर्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो अनसिक्योर डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होंगे? वो कहलाते हैं सरल ऋणपत्र यानी कि सिंपल डिबेंचर्स। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी हैज डैश लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड एक्सिस्टेंस, सेपरेट लीगल इनिशिएटिव, नन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक कंपनी होती है वो क्या होगी, क्योंकि हम बात यहाँ पर शेयर्स की, डिबेंचर्स की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपका आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो कंपनी की अगर बात की जाए कि कंपनी क्या है, तो कंपनी रहेगी कि एक विधान के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा बनाई जाती है और लॉ के द्वारा ही उसको समाप्त भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को बनाया जाता है, और अब जो चल रहा है वो आपका 2013 चल रहा है कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी के को बनाया जाता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो कंपनी जो है पब्लिक कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, चार्टर कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, कंपनीज बहुत तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कंपनी की विशेषताओं के बारे में बताया है, इसमें रहता है कि कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि एक अलग सेपरेट लीगल बॉडी होती है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल बॉडी भी माना जाता है। सोलोमन बनाम सोलोमन का एक विवाद भी इसके बारे में आया था, जिसमें ये निर्णय दिया गया था, निर्णय आया था कि कंपनी की एक पृथक अस्तित्व होता है और जो उसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उससे वो अलग होती है। उनके आने जाने का, किसी की मृत्यु का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी पर वाद चला सकता है और कंपनी भी किसी भी व्यक्ति पर अपने नाम से वाद चला सकती है। उसकी अपनी एक मुद्रा होती है, अपनी मोहर होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी तो है लेकिन उसके अपने हाथ नहीं होते, तो सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की अपनी एक मोहर होती है। जिस भी पेपर पे वो मोहर लगाई जाएगी कंपनी के द्वारा सिग्नेचर्ड या कंपनी द्वारा ऑथराइज माना जाता है। यहाँ पर जो कंपनी है एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की अंश पूंजी को विभाजित किया जा सकता है। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंश पूंजी होती है उसको कितनी तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो ये कई तरह की होती है। एक पूंजी जो हो जाती है जो ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी होती है, जो कि कंपनी की आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है कंपनी का, यानी कि जो पार्षद सीमा नियम बनाया जाता है, पार्षद अंतर नियम, सीमा नियम के बारे में आपने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, समामेलन हो रहा होता है, वहां पर इसको बनाया जाता है। तो वहाँ पार्षद सीमा नियम पर जितनी पूंजी लिखी होती है, क्योंकि उसमें एक कॉजेज होते हैं, आपको पता होगा कॉजेज होते हैं, तो वहां पर एक पूंजी वाक्य होता है, कैपिटल कॉज होता है, उसमें जितनी पूंजी लिखी जाती है कि इतनी पूंजी से कंपनी को शुरू किया जा रहा है, वो हो जाती है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी कहलाती है। और उसके बाद उसी पूंजी का कुछ हिस्सा निर्मित किया जाता है, उसके बाद उस निर्मित पूंजी का कुछ हिस्सा जो होता है वो सब्सक्राइब करते हैं लोग, यानी कि लोग जो है खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो ये तीनों ही तरह की क्या होती है, कंपनी की पूंजी रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की पूंजी को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड डैश, शेयर, डिबेंचर, जनरल रिजर्व, नन ऑफ द अबव। आपने तो समझ लिया कि पता क्या होते हैं, अंश क्या होता है। तो अगर बात हम करते हैं शेयर की, कि शेयर का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली शेयर होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या होगी। यहाँ पर उसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी की कैपिटल होती है, उस कैपिटल के वो कुछ टुकड़े बांटती है, कुछ जो छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट देती है अपनी कैपिटल को, और उसका एक हिस्सा जो होता है वो अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कंपनी की पूंजी जो कई भागों में विभाजित होती है, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वो हो जाता है अंश, शेयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी कंपनी के हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश, ओनर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर ऑफ कंपनी, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर की क्या होंगे। तो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जिन जिन बच्चों ने सही कमेंट किया होगा उनके बच्चों के सबके नाम मैं मेंशन करूंगी, तो यहाँ पर इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी कंपनी के ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कंपनी है जो उसके ऋण पत्र हैं वो किस तरह से जारी किए जा सकते हैं, नकद के लिए या फिर नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में, या फिर ये सभी। तो जो कंपनी है उसके जो डिबेंचर्स को जारी करती है वो इन तीनों ही रूपों में कर सकती है, कैश के लिए भी कर सकती है या फिर कैश के अलावा प्रतिफल के लिए, जैसे कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, जो कि कंपनी को बनाने में, जो कंपनी का एक आइडिया आता है पहली बार कि किस तरह से कंपनी को बनाना है, उससे लेकर के कंपनी के जो व्यवसाय है, बिजनेस, उसके रन करने तक कंपनी को संभालते हैं, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, प्रवर्तक जिसे कहा जाता है।
तो उनको भी कभी कभी जो उनका रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो उनको भी डिबेंचर्स जारी किए जा सकते हैं। और साथ ही कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी कि कभी हमें किसी के कोई सिक्योरिटी के तौर पर देना है तो वहां पर भी हम डिबेंचर्स को दे सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र है, डिबेंचर्स आर शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिविडेंड, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन ने पूछा है जो डिबेंचर्स होते हैं वो किस तरह के ऋण होते हैं। तो डिबेंचर्स हो जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, दीर्घकालिक ऋण होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे आपके। एक विवरण पत्र जो विस्तृत लागत केंद्र और लागत इकाई प्रदान करता है वह डैश है। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर द डिटेल्ड कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट इज डैश। टेंडर, कॉस्ट शीट, इनवॉइस, प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो एक विवरण पत्र किस तरह का स्टेटमेंट है जिससे आपको किसी भी लागत केंद्र जो है, जो कॉस्ट सेंटर होता है, जो या फिर जो कॉस्ट यूनिट्स होती हैं उनके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या कहलाता है। निविदा कहलाएगा, लागत पत्र, बीजक या फिर लाभ विवरण, टेंडर, कॉस्ट शीट, इनवॉइस या फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाएगा लागत पत्र, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट से आपको उस यूनिट के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलती है कि कितनी डायरेक्ट मटेरियल है, कितनी आपकी है प्राइम कॉस्ट आई है, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है, किस अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें कितनी कॉस्ट आई है, कहीं ज़्यादा आई है तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकें, पूरी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कॉस्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष सामग्री को कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल इज ए डैश। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। आप लोग जो कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें हम जो प्राइम कॉस्ट निकालते हैं तो प्राइम कॉस्ट में मेनली 3 चीजें रहती हैं। एक हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर हो जाता है डायरेक्ट लेबर, उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल है हमारा वो क्या है या किस तरह की होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लागत कई तरह की होती है, तो उसी में पूछ रहा है जो प्रत्यक्ष सामग्री है यानी कि डायरेक्ट मटेरियल है वो किस तरह की है, उसका नेचर क्या होता है। स्थिर लागत में आएगी, परिवर्तनशील लागत है, अर्ध परिवर्तनशील लागत है या फिर अर्ध स्थिर लागत है। तो वो किस तरह की हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है। यानी कि अगर आप जितना जो टोटल आउटपुट है उसमें चेंजेस करेंगे यानी कि कम होगा तो हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट कम आएगी। अगर आपका आउटपुट ज्यादा हो रहा है, आप ज्यादा यूनिट्स को बना रहे हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो ज्यादा आएगी प्रत्यक्ष सामग्री की। तो वो परिवर्तनशील लागत है, फिक्स्ड नहीं रहती, बदलती रहती है जो उत्पादन आप इकाइयों का कर रहे हैं उसके साथ। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकारी लागत निधि का प्रयोग किया जाता है जॉब कॉस्टिंग यूज्ड इन डैश। पेपर मिल्स, केमिकल वर्क्स, प्रिंटिंग वर्क्स, टेक्सटाइल मिल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, आपने पढ़ा होगा कि कॉस्टिंग कई तरह की होती है। तो यहाँ पर जो जॉब कॉस्टिंग होती है उसमें ये रहता है कि जो कार्य किसी विशेष उद्देश्य से किसी विशेष ऑर्डर पर ही करवाए जा रहे होते हैं, स्पेशल ऑर्डर दिया जाता है, वो आता है आपका जॉब कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज करते हैं, जॉब कॉस्टिंग का यूज करते हैं। कागज कारखाना, रासायनिक कार्य वाला, मुद्रण कार्य या फिर टेक्सटाइल मिल। जो प्रिंटिंग वर्क होता है यानी कि मुद्रण कार्य होता है जहाँ पर छपाई का काम होता है, जैसे कि कार्ड्स वगैरह प्रिंट करवाए जाते हैं, तो वहां पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि विशेष ऑर्डर, स्पेशली ऑर्डर देके बनवाया जाता है। आपके घर में किसी की मैरिज होती है तो जब आपको कार्ड के लिए प्रिंट करवाने जाते हैं तो एक स्पेशल अपना देते हैं क्या क्या उसके अंदर आपको लिखवाना है, प्रिंट करवाना है, और जो आपने दिया वो सिर्फ आपके ही यूजफुल के लिए होता है, किसी दूसरे के लिए यूजफुल वो नहीं होगा। या आप कुछ और कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं कार्ड में तो वो स्पेशली आपके लिए ही होती हैं, आपके ही ऑर्डर पर होती हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बाकी जितनी चीजें दे रखी हैं वहां पर हम जो है बाकी और जो इसके मेथड्स हैं, यूनिट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसका यूज करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण की किस पद्धति के अनुसार मूल्य वर्तमान मूल्यों के करीब होते हैं। अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ प्राइसिंग इज क्लोज टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज प्राइस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मूल्य निर्धारण की, आपको पता ही होगा जो लागतें होती हैं, जो कॉस्ट होती है, उसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए कई मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे लीफो है, फीफो है, एवरेज मेथड होता है, वेटेड मेथड होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है वो कौन सा मेथड हो जाएगा जिसमें जो हम निकाल रहे होते हैं वैल्यूएशन उसकी, वो जो करंट में प्राइसेस हमारे चल रहे होते हैं मार्केट के, उसकी वैल्यूएशन के बिल्कुल क्लोज होती है। अंतिम आना पहले जाना यानी कि जो लीफो मेथड हो जाएगा, पहले आना पहले जाना यानी कि फीफो मेथड, सर्वोच्च आना पहले जाना यानी कि जो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट होता है आपका,
FIFO मेथड और भारित औसत कीमत यानी कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो होगा, उसमें से कौन सा हो जाता है? वो हो जाएगा जो अंतिम आना पहले जाना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है और उसको सबसे पहले हमने उसे इशू करेंगे, स्टोर्स को जो हम इशू करेंगे तो सबसे पहले करेंगे उसे। तो वहां पर जो सबसे लास्ट में आया है, बिल्कुल अभी करंट में आपने कोई चीज परचेस करी है और उसे आप पहले किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उसका प्राइस वही तो होगा ही ना जो मार्केट में इस टाइम चल रहा है, उसके बहुत ही क्लोज होगा। तो यहाँ पर उसमें कौन सा मेथड यूज होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि LIFO मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सामग्री नियंत्रण होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ऑप्टिमम कॉस्ट टर्नओवर, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो सामग्री नियंत्रण है उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो यहाँ पर अनुकूलतम विनियोग करना यानी कि जितना हम विनियोग कर रहे हैं, क्योंकि काफी अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे जो मटेरियल होता है उसको रखने में, तो वहां पर हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें फंसी रह जाएगी जो मटेरियल है उसमें। अगर उतना ही प्रोडक्शन करके हम मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाए तो वहां पर हमारे पास क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल नहीं रह जाएगी बिजनेस को चलाने के लिए। तो वहां पर ना कम ना ज्यादा, इतनी रखें जितनी कि हमारे लिए आगे बिजनेस को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट हो। ना ही सामग्री का जो मटेरियल का स्टॉक है वो खत्म हो जाए, ना ही बहुत ज्यादा हम उसको इकट्ठा कर लें। फिर आ जाएगा सामग्री की न्यूनतम लागत जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। तो यानी कि सामग्री को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप जो EOQ निकालते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, तो वहां पर बहुत सी लागतें आप देखते हैं कि ऐड होती हैं। सिर्फ परचेजेस नहीं आता, उसमें जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो भी आती है, वाहन लागतें जो होती हैं, भंडारण की होती हैं, लाने ले जाने की होती हैं, ये सारी कॉस्ट भी आती हैं। इन सब पर भी कंट्रोल रखा जा सके, ना बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रखी जाए, जो हम आदेश दे रहे हैं, इन सब में ध्यान में रखा जाता है कि बहुत ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट ना होने पाए और लागतें हमारी कम आए। ऑप्टिमम कॉस्ट टर्नओवर, अनुकूलतम स्टॉक आवर्त इसमें रहता है कि इतना स्टॉक रखा जाना चाहिए जिससे कि बहुत ज्यादा ना हो जाए ना ही कम रहे। तो वहां पर जो स्टॉक का आवर्त होता है, आवर्त का मतलब ये हो जाएगा कि बार बार जो स्टॉक का आना और जाना उसकी एक सीमा बनी रहे। इसी के लिए आप इसमें आगे जो पढ़ते होंगे मटेरियल कंट्रोल में, रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, डेंजर लेवल है, ये सारे पॉइंट बनाए गए हैं जिससे कि ये देखा जा सके कि कितना हमारे पास एक ऑर्डर क्वांटिटी रखनी हमको चाहिए और कितना हमारे पास स्टॉक में रहना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपका सामग्री नियंत्रण है, मटेरियल कंट्रोल है उसकी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, वो कंप्लीट नहीं है, आपको उसे कंप्लीट करना है। पुनः आदेश स्तर इज इक्वल टू अधिकतम खपत इनटू डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि डैश में क्या होगा। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इनटू डैश, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल यूजेस। तो क्वेश्चन में जो आपका रीऑर्डरिंग लेवल है उसका फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो आपका डैश है वहां पर रहेगा कि अधिकतम पुनः आदेश अवधि यानी कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला एग्जैक्टली बनेगा वो हो जाएगा मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, क्या निकल के आ जाएगा आपका? रीऑर्डरिंग लेवल, पुनः आदेश का स्तर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री नियंत्रण निम्नलिखित चरण को शामिल नहीं करता है। मटेरियल कंट्रोल डजंट कवर द फॉलोइंग स्टेज: परचेज ऑफ मटेरियल्स, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, इशू ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मटेरियल कंट्रोल है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं या उसके अंदर कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, तो उसमें क्या शामिल नहीं होगा? तो यहाँ पर जो सामग्री की खरीद है, क्रय है, परचेजेस शामिल किया जाता है, उसका स्टोरेज भी शामिल किया जाता है और उसका इशू भी शामिल किया जाता है। क्या नहीं आता उसमें? उसमें प्रोडक्शन नहीं आता, उत्पादन नहीं आता। तो मटेरियल कंट्रोल में हम उत्पादन को नहीं शामिल करते कि हम कितना उत्पादन करें, उस पर नियंत्रण हम कर रहे हैं। हम सिर्फ मटेरियल की जो परचेज है उसका स्टोरेज करना और उसे इशू करना, इस पर नियंत्रण रखते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन कार्ड केवल डैश का रिकॉर्ड है। बिन कार्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ डैश ओनली: कॉस्ट, वैल्यू, क्वांटिटी, एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में कह रहा है जो बिन कार्ड बनाया जाता है उसमें किस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? लागतों का, मूल्य का, मात्रा का या फिर व्यय का? तो उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है क्वांटिटी का, मात्रा का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन कार्ड का रखरखाव डैश द्वारा किया जाता है। बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द डैश: कॉस्ट अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, ब्रांच अकाउंटेंट। जो बिन कार्ड है वो कौन उसका रखरखाव मेंटेन करेगा या उसको कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे।
उसे बनाने का काम होता है स्टोर कीपर का, जिसमें बिन कार्ड जो होगा रखा जाता है, ये कितनी क्वांटिटी में आपके पास मटेरियल है, कितना इशू हुआ है, इन सारी चीजों को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए औसत इकाई लागत की गणना डैश को डैश से विभाजित करके की जाती है। एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डैश बाय डैश। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले आप प्रक्रिया की बात हो रही है, यानी जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम पर यूनिट निकालते हैं अलग अलग प्रोसेस की, क्योंकि ABC या XYZ कोई भी प्रोसेस का नाम आपको हो सकता है, तो उसमें अलग अलग जो पर यूनिट हम निकालते हैं हर प्रोसेस की, तो उस पर यूनिट को हम कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम अकाउंट बनाते हैं तो एक साइड सारे एक्सपेंस हमारे आ जाते हैं, मटेरियल है, लेबर है, वेजेस है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरे साइड हम लोग लिखते हैं जो आपका नॉर्मल वेस्टेज होता है, अब नॉर्मल वेस्टेज होता है, या फिर कुछ आपने सेल किया होता है, वो सारी चीजें लिखते हैं, और साथ ही जो आपको बैलेंस में आउटपुट आता है निकल के, उसके बाद हम उसकी पर यूनिट निकालते हैं। तो पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला ही पूछा है आपसे। टोटल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, टोटल प्रोसेस कॉस्ट, नंबर ऑफ फिनिश गुड्स, टोटल प्रोसेस कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पे कि क्या चीज है, किसको किस चीज से डिवाइड किया जाता है, कि कुल लागत इकाइयों की संख्या से, कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से, कुल प्रक्रिया लागत को तैयार माल की संख्या से, या फिर कुल प्रक्रिया लागत को प्रक्रिया में इकाइयों की संख्या से। तो यहाँ पर हम किसको डिवाइड करके निकालते हैं, तो आ जाएगा जो हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट आई होती है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, जो अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ होता है, नॉर्मल वेस्टेज हुआ होता है, उन सबको हम निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमारी यूनिट्स आती है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग क्या कहलाता है। व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितनी भी जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उसको जब आप टोटल करते हैं तो क्या आता है। तो मैंने अभी पहले भी आपको समझाया कि जो आपका प्राइम कॉस्ट होती है, जो आपकी प्रधान लागत जिसे बोला जाता है, प्रमुख लागत बोला जाता है, उसमें जो होती है वो डायरेक्ट सारी होती है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे लेबर हो। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, वो जो टोटल आएगा डायरेक्ट कॉस्ट का वो हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जितनी भी अप्रत्यक्ष आपकी सामग्री हो, व्यय हो या फिर लेबर हो, वो सब आपके ओवरहेड्स में जाता है, वो अलग अलग हो जाएगा, आपका फैक्ट्री है, ऑफिस है, इन सब में जाएगा। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बंद होने पर भी कितनी लागत चुकानी होगी। व्हाट कॉस्ट विल बी पेएबल इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। कॉस्ट ऑफ शटडाउन, कॉस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑफ सम इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कंपनी को बंद करा जा रहा होता है या कंपनी क्लोज हो रही होती है तब भी कुछ कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है। बंद करने की लागत, ऐतिहासिक रिकॉर्ड की लागत, डूबने की लागत, या फिर आरोपित लागत। वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है शटडाउन। जब भी कोई कंपनी या किसी जो फैक्ट्री है या कोई मिल है या कोई एंटरप्राइज है उसको बंद किया जा रहा है तो उसे कहते हैं शट डाउन करना। वो आपको कुछ समय के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस हैं। तो उसको जो बंद कर रहे होते हैं, जो उसकी कॉस्ट आती है वो हो जाती है कॉस्ट ऑफ शट डाउन या फिर बंद करने की लागत। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत और लागत लेखांकन डैश है। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर डैश, नॉट द सेम, वन एंड द सेम, नॉट रिलेटेड एट ऑल, नन ऑफ दीज। तो कभी कभी कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही छोटी सी चीजें हैं लेकिन क्या होता है ध्यान में नहीं रहती, वहीं पर आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक लागत होती है, लागत अंकन होता है, लागत लेखांकन होता है और लागत लेखाशास्त्र होता है। कई तरह की चीजें होती हैं, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये चार तरह की चीजें होती है। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो उनकी डिफिनेशन और क्या होता है ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है आपका कि लागत और लागत लेखांकन क्या है, समान है, समान नहीं है, बिल्कुल संबंधित नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि लागत और लागत लेखांकन समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लागत जो होती है, लागत में क्या रहता है कि किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को बनाने में क्या आपकी जो व्यय होते हैं उनका टोटल जो आप निकालते हैं वो आपकी लागत हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक किसी वस्तु पर दिया गया जो वास्तविक व्यय होता है वो हो जाएगा। और जो आपकी लागत अंकन या फिर कहें जो कॉस्टिंग होती है, इसको लागत निर्धारण भी बोला जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि एक तकनीकी होती है, एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होती है
जिससे कि लागतों को निर्धारित किया जाता है, लागतों को डिसाइड किया जाता है कि कितनी लागतें आई हैं। वो हो जाता है आपका लागत अंकन या फिर कॉस्टिंग। अब इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें आ जाता है कि जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उनका एक्यूमुलेशन किया जाता है, संग्रह होगा, उसका उनको क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाएगा कि फिक्स्ड हैं, वेरिएबल हैं, सेमी वेरिएबल हैं, किस तरह के हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस डिपार्टमेंट के कौन से एक्सपेंसेस हैं, और शीट में आप लोग करते हैं ना, अलग अलग करते हैं कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये ऑफिस से रिलेटेड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाएंगे, सबको अलग अलग उसमें दिखाते हैं। और हेड्स में होते तो सब आपके एक्सपेंसेस ही है ना, लेकिन आप अलग अलग करके दिखाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कहाँ पर हमारी कितनी कॉस्ट आई है। इससे इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो वहां पर कंट्रोल कर सके कि हाँ बहुत ज्यादा आ रही है, कैसे हमें उसे कम करना है। इसलिए वो हो जाता है आपका लागत अंकन या फिर कॉस्टिंग। और उन्हीं लागतों को जो कॉस्ट निकल के आई है, जब आप इंक्रीज करते हैं, आप उसको एक अच्छे ढंग से खाते उसके बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो आपको हो जाता है लागत लेखांकन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन व्यय अधिकतर डैश, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली डैश, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, फिक्स्ड, नॉन ऑफ दिस। जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यय होते हैं वो मोस्टली किस तरह के होते हैं या किस नेचर के होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, अर्थपरिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो मोस्टली क्या हो जाएंगे, स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको एक्सपेंसेस कितने करने हैं। तो आपकी जो टोटल आउटपुट है आप कर रहे हैं, आप चाहे 500 यूनिट्स बना रहे हो चाहे 5000 यूनिट्स बना रहे हो, आपको पता होता है इतना एक्सपेंसेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे अपने करना ही है, इसलिए वो फिक्स हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य लागत है डैश, abnormal cost is dash, uncontrollable, controllable, fixed, none of these। यानी कि कह रहा है जो असामान्य लागतें होती है, abnormal cost होती है, वो अनियंत्रित होती है, नियंत्रणीय होती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी अब नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, नॉर्मल कॉस्ट आ रही है किसी पर, तो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो अब नॉर्मल कॉस्ट होती है, अब नॉर्मल वेस्टेज होता है, असामान्य क्षय होता है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाता है, अनकंट्रोलेबल होता है, अनियंत्रित होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के वो ऑडिटिंग से रिलेटेड रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट ऑडिटिंग के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अंडर ऑडिट इन डेप्थ, गहन जांच के अंतर्गत ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ओनली कैश बुक इज एग्जामाइंड, केवल रोकड़ बही की जांच होती है। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो गहन जांच होती है, ऑडिट इन डेप्थ होता है, तो उसके अंतर्गत किस तरह की लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। आपको पता ही होगा कि दो तरह से जांच की जाती है, एक हो जाता है टेस्ट चेकिंग, दूसरा हो जाता है ऑडिट इन डेप्थ। तो यहाँ पर कब की जाती है या क्या होती है, तो जो गहन जांच होती है उसमें सारे अकाउंट्स जो आपने बनाए सबकी जांच नहीं होती है, किसी स्पेशल या किसी विशिष्ट जो आपका ट्रांजैक्शन है, कोई लेन देन है, उसके बारे में हम गहनता पूर्वक जांच करते हैं, उसके बारे में हम सारी जांच करते हैं डेप्थ में जाकर के। उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास वाउचर्स होते हैं, जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी हमने जहाँ जहाँ इंट्रेस्ट करी है उससे रिलेटेड, उन सब की हम विस्तृत जांच करते हैं, अच्छे से जांच करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि ना हो या हमें कोई सस्पिशियस लग रहा है तो उसी के बारे में हम डिटेल में जांच करते हैं। वो हो जाती है आपकी ऑडिट इन डेप्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट फीस, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑडिटर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेखा परीक्षक नोटबुक है, लेखा परीक्षक कार्यक्रम है, लेखा परीक्षक प्रतिवेदन है, लेखा परीक्षक फाइलें हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लेखा परीक्षक होता है उन्हें तैयार किस अनुक्रम में, किस सीक्वेंस में करता है। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि किस सीक्वेंस में इन जो बुक्स दे रखी हैं, जो भी चीजें दे रखी हैं, उनको एक ऑडिटर होगा प्रिपेयर करेगा। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है किसी भी चीज की क्या की जाती है, प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उसका कार्यक्रम तैयार किया जाता है। एक बार आप प्रोग्राम तैयार कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो फिर आप काम करेंगे अपना। तो सबसे पहले क्या होता है, लेखा परीक्षक कार्यक्रम यानी कि ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, लेखा परीक्षा नोटबुक बनती है, यानी कि हम सारी चीजें जो होती हैं उनको
उनके लिए एक नोटबुक बनाते हैं इसमें कि हम सब कुछ लिख सकें। फिर आता है लेखा परीक्षक फाइलें, यानी कि जो हमारा ऑडिट फाइल्स है वो तैयार की जाती हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट तो आखिर में ही आएगी जब सारे काम हम कर लेंगे, उसी के बाद तुम रिपोर्ट बनाएंगे किसी चीज की, तो सबसे रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका सी हो जाएगा कि सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट नोटबुक हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट फाइल्स आएंगी, फिर लास्ट में आएगा ऑडिट रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगर इसमें अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा ध्यान भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में बनती है, तो ऑडिट रिपोर्ट वाला आपका सबसे लास्ट में हो गया, तो आप बाकी के ऑप्शंस के बाहर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका बाहर हो गया। अब कंफ्यूजन आया आपका सी और डी में, तो इस तरह के क्वेश्चन तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक पॉइंट उठाइए जो आपको समझ में आ रहा हो, उसी को ध्यान में रख करके एक आप सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी और डी मिल जाएंगे। अब आपको सी और डी में से देखना है 4 4 जो है वो इक्वली आ रहा है आपका 4 3 4 3, तो अब आपको कंफ्यूजन 1 और 2 में है कि पहले 1 वाला ऑप्शन है या पहले 2 वाला है, तो प्रोग्राम पहले बनता है, सीधी सी बात है आपका पहले आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपको नहीं पता है सही सीक्वेंस तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑडिट ऑफ ज्वाइंट कंपनी इज, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण कंपलसरी है, अनिवार्य है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो जो एक संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, वो आपका जो कंपनीज एक्ट 1956 था, अब तो जो चल रहा है वो आपका 2013 चल रहा है, तो उसमें के अंतर्गत क्या है, कंपलसरी है जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसका ऑडिटिंग करवाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचिंग इज कंसर्न विद, प्रमाणन का संबंध है, वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रमाणिकता से, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रलेखी साक्ष्यों की वैधता से, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स इन बुक, पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनियों की शुद्धता से, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वॉचिंग होती है, जो प्रमाणन होता है, उसका संबंध किससे होता है। तो प्रमाणन होता क्या है, वॉचिंग क्या होती है, आपने प्रमाणन के बारे में पढ़ा होगा ना। तो वॉचिंग का मतलब ये हो जाता है कि जो भी आपने अकाउंट्स अपने बनाए हैं, उन अकाउंट्स को आपने किसी न किसी रिसिप्ट के बेसिस पर ही तो उसकी एंट्रीज करी होंगी, क्योंकि जब आप जर्नल में लिखते हैं तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया होता है उसकी आपको कुछ रसीदें मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, इनवाइस मिलता है, कैश मेमो मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपने अकाउंट्स रखे हैं, जो जर्नल बनाया है, उसमें एंट्री करते हैं। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स आपने रखे होते हैं, जिन रिसिप्ट के, जिन बीजक होते हैं, इनवाइस होते हैं, उनके बेसिस पे तो वो अब आपके क्या कहलाते हैं, प्रमाणक कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। और उनके बेसिस पे जब आप अपने अकाउंट्स की जांच करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो वो आपकी प्रोसेस कहलाती है प्रमाणन, यानी कि वाउचिंग कहलाती है। तो अब देख लेते हैं कि वाउचिंग का किससे रिलेशन होता है। तो यहाँ पर लेन देनों की आधिकारिकता, प्रमाणिकता करेक्ट है, ये देखना कि जो भी अकाउंटिंग करी गई है वो ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है, करेक्ट है। और लेखी साक्ष्यों की वैधता, ये भी करेक्ट है कि ये देखना कि जो भी एविडेंस है वो वैलिडेट है या नहीं है। अगर आपने कोई इस तरह की एंट्री कर रखी है जिसका आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई आपके पास रिसिप्ट नहीं है, कोई बीजक नहीं है, इनवाइस नहीं है, तो हो सकता है कि वो फेक हो या गलत हो या धोखाधड़ी के उद्देश्य से रखा गया हो, धोखाधड़ी के उद्देश्य से आपने गलत एंट्री दिखाई हो। पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों खतौनियों की शुद्धता से एक्यूरेसी ही चेक की जाती है, जो मिलान किया जाता है आपस में मैच करके। तो ये तीनों ही चीजों से रिलेशन होता है वाचिंग का। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंतिम लेखा पुस्तकों की, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठी की, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो जो वाचिंग होती है उसमें हम किस चीज की जांच करते हैं या कहाँ पर किस चीज से हम मिलान करते हैं। तो आप इससे किससे मिलान करेंगे, जो आपने पहले जो जर्नल बनाया है, जो प्रारंभिक लेखे की आपकी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होती है, आप वहां से मिलान करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप आगे के अकाउंट्स को तैयार करते हो। कि एक पूरी प्रोसेस होती है, आपको पता ही होगा कि जो हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जो बुक कीपिंग का काम है, पुस्तकालन है, उसको करते हैं, फिर अकाउंटिंग आती है। तो पुस्तकालन बुक कीपिंग में आप पहले जर्नल में एंट्रीज करते हैं, उसके बाद जर्नल से आपकी जो उसकी और सब्सिडरी बुक्स जो सहायक बहियां हैं, जैसे परचेज बुक है, रिटर्न परचेज रिटर्न है, कैश बुक है और साथ ही सेल्स बुक है, ये सारी बुक्स बनाते हैं। उसके बाद आप उससे लेजर बनाते हैं,
लेजर बनाने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट से तब जाते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब एक प्रोसेस की तरह चलता है। तो सबसे पहले जो प्रमाणन होता है तो किसकी जांच करते हैं हम, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। अगर वहां पर आपने एंट्रीज सही करी हैं तो हम ये मानते हैं कि आगे भी एंट्रीज हमारी सही होंगी, क्योंकि हमने उसी के बेसिस पर ही आगे की एंट्रीज भी की होंगी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि जो बैलेंस शीट है, अगर डायरेक्ट आप बैलेंस शीट से जब मिलाने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एंट्री है, क्योंकि वो तो बैलेंस से बनी हुई है ना। जो आपने अकाउंट रखे थे उसके बैलेंस से बनी हुई है, तो आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, या आपस में मैचिंग करने ही नहीं बनेगा। या फाइनल अकाउंट से करेंगे तो फाइनल अकाउंट में भी आपका P&L और बैलेंस शीट ही आती है, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में मेन आपकी जो एंट्रीज की बुक होती है वहां से शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉचिंग एम्प्लॉयज प्रमाणन है। इंस्पेक्शन ऑफ रिसीप्ट, रसीदों का निरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों के प्रामाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकित रिकॉर्डों की आकस्मिक जांच, एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट, विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है। प्रमाणन क्या है आपसे पूछा है कि रसीदों का जब निरीक्षण करते हैं उसे प्रमाणन कहते हैं, या फिर जो रिकॉर्ड्स आपने रखे हैं उनकी प्रामाणिकता की जांच हम कर रहे हैं प्रमाणकों द्वारा, वो आपका जो है प्रमाणन है। या फिर जो हम लेखांकित जो हमने अकाउंट्स रखे हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे हैं उसकी एक आकस्मिक हम जांच कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, वो प्रमाणन है। या फिर जो एसेट्स है हमारी उसका हम एग्जामाइन कर रहे हैं उसको, वो हमारा प्रमाणन है। प्रमाणन क्या है? प्रमाणन है आपका कि जब आप उनकी ऑथेंटिसिटी की, उनकी एक्यूरेसी की जो चेकिंग करते हैं वाउचर्स से मिलान करके, वो होता है आपका प्रमाणन यानी कि वॉचिंग। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान हटेगा, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला आपका होगा कि आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस चीज का एग्जामिनेशन होता है, किस चीज की जांच की जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। निम्नांकित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। रूटीन चेकिंग, नैतिक जांच को, इंटरनल चेक, आंतरिक जांच को, अकाउंटिंग, लेखांकन को, वाउचिंग, प्रमाणन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है। तो इसे जो प्रमाणन होता है आपका, जो वाउचिंग होती है, उसे ही कहा जाता है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि जितना अच्छा प्रमाणन होगा, जितनी अच्छे से आप वाउचिंग करेंगे, उतना ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन जो अकाउंट्स रखे गए हैं उन पर कि हाँ वो अकाउंट सही है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास वाउचर्स अवेलेबल होंगे तो एंट्रीज की आपस में जांच करना, मिलान करना पॉसिबल हो पाएगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हम मानेंगे कि आपने जो अकाउंट्स रखे थे वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के संचालकों को, बैंकर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के बैंक को, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अंशधारियों को, क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के लेनदारों को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो किससे दी जाती है या किसके के सामने प्रस्तुत की जाती है, किसको सबमिट की जाती है। तो जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के अंशधारी होते हैं, उनको दी जाती है, क्योंकि कंपनी के अंशधारियों को भी कंपनी का ओनर कहा जाता है, ओनर माना जाता है, इसलिए उनको ही साधारण सभा में जो रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत की जाती है या सबमिट की जाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है ऑपरेशनल ऑडिट, संचालन अंकेक्षण, फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंधकीय प्रक्रिया यानी कि जो मैनेजरियल प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, उसकी एक स्वतंत्र रूप से और क्रिटिकल आलोचनात्मक जांच करना कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में क्लियरली बोलना, क्लियरली चेकिंग करना, तो वो जांच क्या कहलाएगी, किस तरह का अंकेक्षण कहलाती है, तो वो हो जाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट यानी कि प्रबंध अंकेक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसमें ये देखा जाता है या एवेल्युएशन किया जाता है, इस चीज का एवेल्युएशन किया जाता है कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए, ऑल ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज,
सभी संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए, ऑल बिजनेस कंसर्न सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। तो जो स्टेटरी ऑडिट होता है, वैधानिक अंकेक्षण होता है। अंकेक्षण कई तरह का होता है, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ ऑडिट जो होते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा वहां से जाकर। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि स्टेटरी ऑडिट जो होगा वो किसके लिए कंपलसरी है या किसके लिए अनिवार्य होता है, तो वो हो जाता है जो ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके लिए कराना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विद वेरिफिकेशन ऑफ। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रबंधकीय अंकेक्षण मैनेजरियल ऑडिट किया जाता है तो किससे रिलेटेड होता है? कंपनी की लाभदायकता से, कंपनी की वित्तीय स्थिति से, प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा से, इनमें से कोई नहीं। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो किससे कंसर्न होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है और उसके प्रोसेस प्रक्रियाएं जो है वो जो पद्धतियां अपना रहा है उसकी एक तरह का रिव्यू करना, उसकी तरह की समीक्षा करना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड टू। लागत अंकेक्षण की आख्या निम्न को प्रस्तुत की जाती है। द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कॉपी टू कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कंपनी सेक्रेटरी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लागत अंकेक्षण करवाया जाता है, जो कॉस्ट ऑडिट होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो किसे सबमिट की जाती है, किसको दी जाती है? कंपनी को दी जाती है या फिर जो केंद्र सरकार है तो उसकी केंद्र सरकार को दी जाती है और उसकी एक कॉपी जो होगी, प्रतिलिपि जो होगी वो कंपनी को दी जाएगी, या सिर्फ केंद्र सरकार को या फिर कंपनी के सचिव को। कॉस्ट ऑडिट होता है उसकी जो रिपोर्ट दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है और उसकी एक कॉपी जो होगी वो कंपनी को दी जाएगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। निम्न में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है? स्टॉक, प्लांट, लूज टूल्स, गुडविल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी यहाँ पर एसेट्स आपकी दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कौन सी ऐसी एसेट है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। आपको पता होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है मूल्यांकन, दूसरा होता है सत्यापन। वैल्यूएशन होता है और साथ ही वेरिफिकेशन होता है। वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि जितनी वैल्यू पर दिखाई गई है कंपनी एक्चुअल में उसकी वैल्यू है या नहीं है, उसको मूल्यांकित किया जाता है, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो इसी में ही भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। ये देखा जाता है कि फिजिकली वो एक्चुअल में है भी उस कंपनी के पास कि नहीं है, या सिर्फ अकाउंट्स में ही उसको दिखाया गया है। तो कौन सी ऐसी एसेट होगी जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती? तो वही एसेट होगी जो आपकी इंटेंगिबल होगी, अमूर्त होगी। तो इसमें से इंटेंगिबल एसेट कौन सी है? स्टॉक भी टेंगिबल है, प्लांट भी टेंगिबल है, लूज टूल्स भी टेंगिबल एसेट। इंटेंगिबल एसेट कौन सी है? वो गुडविल हो जाएगी, ख्याति होती है। तो जो ख्याति होगी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। ख्याति की गणना की जाती है, ख्याति का मूल्यांकन होता है। इसकी आपके मेथड्स हैं, 4 तरह के मेथड्स दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन वैल्यू से निकाला जाता है। तो 4 तरह के मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के, लेकिन उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये एक इंटेंगिबल एसेट है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स। आंतरिक नियंत्रण में शामिल होता है इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम या आंतरिक जांच, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षण, बोथ ए एंड बी दोनों, टेस्ट चेकिंग ओनली, केवल परीक्षण जांच। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंतरिक नियंत्रण होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, उसमें क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड किया जाता है? जब हम आंतरिक नियंत्रण की बात करते हैं तो वहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक हो जाता है इंटरनल चेक और दूसरा हो जाता है इंटरनल ऑडिट। इन दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इज आंतरिक नियंत्रण है, अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेकिंग, अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो क्या रहेगा या किसका वो एक पार्ट होता है, कि आंतरिक निरीक्षण का भाग है, आंतरिक अंकेक्षण का भाग है, प्रबंधन द्वारा नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो क्या रहता है, जो आपका प्रबंध द्वारा नियंत्रण की एक संपूर्ण व्यवस्था होती है वो कहलाता है आपका आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। और इसके दो भाग होते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है इंटरनल चेकिंग और दूसरा हो जाता है इंटरनल ऑडिट।
दो तरह के होते हैं, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण। यानी कि आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल बड़ा है और उसके अंदर उसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक इंटरनल चेकिंग आता है और दूसरा इंटरनल ऑडिट आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे में और भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसी तरह की वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।